हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, हम कक्षा 12 में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। चैप्टर 8 जिसका नाम था आय, उत्पादन और रोजगार का संतुलन स्तर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि दो तरह की विचारधाराएं हैं। मैक्रो के अंदर एक परंपरावादियों की, क्लासिकल्स की, और दूसरी विचारधारा केंज की। और इन दोनों ही विचारधाराओं के अनुसार आय, उत्पादन और रोजगार का जो संतुलन होता है, वो संतुलन निकालने के इन्होंने दो तरीके कह सकते हैं हम, या दो अप्रोच, दो दृष्टिकोण बताए। कौन कौन से? पहला कौन सा बताया कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति, जहां पर दोनों बराबर होंगी वहां पर संतुलन होगा। ये दोनों की विचारधारा थी। दोनों ने अपने अपने तरीके से समग्र मांग के बारे में बताया, दोनों ने अपने अपने तरीके से समग्र पूर्ति के बारे में बताया। जो दूसरा तरीका था इन दोनों का ही, आय, उत्पादन और जो है रोजगार की संतुलन का, वो तरीका था बचत और निवेश का। पहला समग्र मांग और समग्र पूर्ति का, और दूसरा बचत और निवेश। इन दो तरीकों से उन्होंने आय, उत्पादन और रोजगार में संतुलन कैसे स्थापित होता है इसके बारे में बताया। हम परंपरावादी विचारधारा में इन दोनों तरीकों को पढ़ चुके हैं, लेकिन केंजियन विचारधारा में हमने सिर्फ समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाले तरीके को देखा। इस वीडियो में हम केंज किस प्रकार से बचत और निवेश को बराबर करके इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ आप लोगों को समझना है कि दो विचारधाराएं हैं, एक परंपरावादियों की, एक केंज की, और दोनों ने ही आय, उत्पादन और रोजगार में संतुलन स्थापित करने के दो तरीके बताए हैं। दोनों के नाम एक ही हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बराबर करके, दूसरा तरीका बचत और निवेश को बराबर करके। तो परंपरावादी अर्थ की विचारधारा के अनुसार हमने इन दोनों तरीकों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम केंज जो है वो किस प्रकार से बचत और निवेश दोनों को बराबर करके इनमें संतुलन स्थापित करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केंज के अनुसार जो बचत है, केंज के अनुसार जो बचत है, वो बचत कौन सी बचत है? वो बचत प्रायोजित, या हम क्या कह सकते हैं, जो इच्छित है, वांछित है। हमने पिछली जो चैप्टर था उसके लास्ट में हमने ये पढ़ा था, एक प्रायोजित बचत और एक वास्तविक बचत। तो केंज के अनुसार जो बचत और निवेश दोनों ही कौन से हैं? प्रायोजित हैं, इच्छित हैं, ना कि वास्तविक। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि केंज की विचारधारा के अनुसार जो बचत को कैसा मानता है? प्रायोजित बचत मानता है, इच्छित बचत मानता है। ऐसे ही निवेश को भी वो प्रायोजित या इच्छित मानता है। जब वो बचत और निवेश दोनों को प्रायोजित मानता है, तो तब वो इन दोनों को कैसे बराबर करता है और कैसे संतुलन को स्थापित करता है? तो इसके लिए हम एक पहले तालिका बनाते हैं, उससे हम फिर इसे समझेंगे। यहाँ पर मैं आय को लिखती हूँ, आय केंज के अनुसार। तो केंज ने क्या कहा था? आय शून्य भी हो सकती है, और फिर धीरे धीरे जब हमें रोजगार मिलता है तो आय इस तरह से बढ़ती है, ऐसे। ये आय है और ये उपभोग या सेविंग्स, उपभोग या कंजप्शन, सी है ये हमारा कंजप्शन। तो कंजप्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि आय के शून्य होने पर भी उपभोग रहता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हम चाहे उधार लेकर करें या अपनी पिछली बचतों का इस्तेमाल करें, हम कुछ न कुछ खर्च करते हैं, हम उपभोग करते हैं। तो ये हमारा बचत जो शून्य के ऊपर भी 10, लेकिन जैसे जैसे हमारी आय बढ़ गई, 0 से 10 हो गई, तो उपभोग भी बढ़ता है। लेकिन उपभोग के बढ़ने की जो दर है, वो उपभोग के बढ़ने की दर आय के बढ़ने की दर से कम होती है, इस तरह से। ये क्या है? हमारा उपभोग। ये आय जो 10 इस तरह से, पहले शून्य, फिर 10, 20, 30, 40 इस तरह से बढ़ रही है। उपभोग जो आय के बढ़ने की दर से कम बढ़ रहा है। अब यहाँ हम बचत निकालेंगे, बचत, सेविंग्स। तो कैसे निकलेगी बचत? आप सभी को पता है, ये हमारी आय है, ये हमने खर्च कर लिया, तो आय का वो हिस्सा जो हमने खर्च नहीं किया वो क्या होता है? बचत। तो आय में से हम उपभोग को माइनस करेंगे, 0 में से हम 10 को माइनस करेंगे, -10, 10 में से 15 माइनस किया, -5। ये हमारा कितना आ गया? यहाँ पर हमारी बचत शून्य हो गई। अब यहाँ पर बचत हमारी +5 हो गई, 30 - 25 +5, 40 - 30 10, और ये हो गई हमारी 15, और ये हो गई 20। तो ये इस तरह से हम क्या निकालेंगे? बचत निकालेंगे।
अब दूसरी चीज निवेश। तो अभी मैंने आपको बताया कि केंज के अनुसार जो निवेश है, हमने पीछे चित्र भी पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एडी और एएस वक्र किस तरह से बनाए थे। हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि मैंने इस तरह से बनाया था जो निवेश वक्र था, और ये मैंने उपभोग वक्र बनाया था, और इन दोनों का जो जोड़ था वो हमारा एडी वक्र था। तो हमारा निवेश इस तरह का था, एक्स एक्सिस के समानांतर, यानी कि ये सरकार के द्वारा स्वायत्त निवेश जिसे हम कहते हैं वो है। तो निवेश क्या रहेगा, स्वायत्त निवेश है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जितना पहली यूनिट पर है उतना ही बाद में रहेगा। तो केंज के अनुसार क्या है कि संतुलन कहाँ होगा, बचत और निवेश वाले दृष्टिकोण से कहाँ होगा, जहां पर निवेश और बचत दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये आय है, ये उपभोग है, ये बचत है, ये निवेश है। बचत और निवेश दोनों बराबर कहाँ पर है, बचत और निवेश दोनों बराबर यहाँ पर है। तो जहां पर दोनों बचत और निवेश बराबर होगी, केंज के अनुसार वो क्या है, वहां पर आय का भी संतुलन होगा, वहां पर रोजगार का भी संतुलन होगा, और वहां पर उत्पादन का भी संतुलन होगा। तो संतुलित आय क्या होगी, 40, क्योंकि इस 40 संतुलित जब आय है तो वहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि केंज बचत और निवेश की विचारधारा से संतुलन कैसे स्थापित करता है कि संतुलन वहां होगा जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर होंगी, और केंज के अनुसार जो बचत है वो प्रायोजित बचत है, निवेश भी हमारा स्वायत्त निवेश है, तो जो कि बराबर रहता है। तो इस तरह से हम उपभोग, आय में से उपभोग को माइनस करके बचत निकालेंगे, और बचत और निवेश फिर जहां पर दोनों बराबर होंगी वहां पर संतुलन होगा। इसे हम चित्र के माध्यम से भी करते हैं। तो चित्र बनाते हैं हम इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर मैं आय को लिखती हूँ। तो आय हमारी 0 से लेकर 60 तक है, 10, 20, 30, 40 और 50 और ये 60 तक। ये क्या है, हमारी आय है। यहाँ पर मैं लेती हूँ बचत को, सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को। तो बचत और निवेश जो है हमारे 20 तक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गया हमारा 10, कम ले लेते हैं हम इसे, 5, 10, 15 और 20, इस तरह से। अब देखिए हम आय वक्र बनाएंगे। आय वक्र हमारा कितना है, आय को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले से हम बचत को निकाल लेते हैं, जिस तरह से हमारा उपभोग तो हमेशा 10 है, तो उपभोग वक्र तो ये बन जाएगा हमारा आई, क्योंकि ये हर एक इकाई के ऊपर क्या है, हमारा 10 है। अब हम सेविंग्स को बनाते हैं। अब सेविंग्स शुरू में क्या है, ये ऊपर 0, 5, तो हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर -5 होगा। अब आप सभी को पता है कि जो बचत है वो माइनस में भी है, इसलिए ये मैं नीचे भी निकाल देती हूँ, ये -5 और ये -10, क्योंकि शून्य के नीचे ये हमारी नेगेटिव है और ये ऊपर पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले जब आय शून्य है तो बचत कितनी है हमारी, बचत 10। जब आय शून्य है तो बचत 10, यानी कि ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। जब आय 10 है तो बचत कितनी है हमारी, -5। तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। जब आय क्या है, 10 है, तो हमारी बचत ये है। इसके बाद जब आय 20 है तो बचत कितनी है, 0। आय 20 के ऊपर ये वाला पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद जब आय 30 है तो हमारी बचत 5, तो ये आय 30 और यहाँ पर ये बचत हो गई हमारी 5, ये 5 के बराबर में। इसके बाद जब आय 40 हो गई तो बचत कितनी हो गई, 10। ये आय 40 और ये बचत यहाँ पर 10। और इसके बाद जब आय 50 है तो 15, ये 50 है आय, और हमारी बचतें हो गई 15, और 60 के ऊपर हमारी बचतें हो गई 20। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा वक्र बनेगा, ये वक्र क्या है, ये एसएस वक्र है, सेविंग्स का कर्व है, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जहां पर बराबर हो रही हैं वो इक्विलिब्रियम है। ये जो आय है ये 40, इस जहां पर सेविंग और बचत दोनों बराबर हुई, तो ये जो आय का निर्धारण है ये क्या है, संतुलित आय है, संतुलित रोजगार है, संतुलित उत्पादन का स्तर है। तो केंज के अनुसार बचत और निवेश की विचारधारा में संतुलन कहाँ होगा, संतुलन वहां होगा जहां बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे। तो और केंज के अनुसार उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है, और बचत भी आय और उपभोग का अंतर बचत होती है, और निवेश हमारा स्वायत्त इस प्रकार का होता है जहां ये दोनों बराबर होंगे वहां पर संतुलित आय, संतुलित रोजगार और संतुलित उत्पादन का स्तर निर्धारित होगा।
तो इस तरह से ये हमने निवेश वक्र बनाया, ये हमने बचत वक्र बनाया, और जहां पर ये दोनों बराबर है वहां पर हमारा संतुलन होगा। अब हम बात करें, अगर स्थिति ये है, यहाँ पर एस एस वक्र ऊपर है और आई आई वक्र नीचे है, एस बचत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा, जब बचतें अधिक हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका अर्थ क्या है कि लोग खर्च कम कर रहे हैं, लोग बचा रहे हैं अधिक, क्योंकि बचतें अधिक है, बचत अधिक है, अर्थात लोग कम खर्च कर रहे हैं, और उत्पादन अधिक हो रहा है क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नीचे है। इन्वेस्टमेंट नीचे है इसलिए उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, खर्च, बचत जो है वो ज्यादा बचत कर रहे हैं, वो कम खर्च कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जब लोग कम खर्च करेंगे, यानी कि उत्पादन नहीं बिकेगा, अनबिका रह जाएगा, तो लोगों के अंदर ये होगा कि भाई कुछ माल जब अनबिका रह जाएगा तो नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष के अंदर उत्पादन कम होगा, और उत्पादन तब तक कम होगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक ऐसे ही स्थिति हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों की बचतें कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कम बचत का अर्थ क्या है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, लोग अधिक खर्च कर रहे हैं और उत्पादन कम है, यानी कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर क्या होगा, अगले साल उत्पादन अधिक किया जाएगा क्योंकि लोगों की मांग अधिक है, वो अधिक खर्च कर रहे हैं, और जब वो अधिक किया जाएगा तो वो धीरे धीरे स्थिति यहीं पर आएगी, और जहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे। तो संतुलन कहाँ होगा, केंज के अनुसार संतुलन कहाँ होगा, वहां होगा जहां निवेश और बचत दोनों बराबर होंगे। अब निवेश किस प्रकार का है केंज के अनुसार, बचत किस प्रकार की है, वो मैंने आप सभी के सामने बताया है। तो विद्यार्थियों, ये केंज की विचारधारा थी जिसने उसने बचत और निवेश को बराबर करके किस प्रकार से आय, उत्पादन और रोजगार का संतुलन किया है। इसके लिए हम ये तालिका को जब अच्छे से समझ लेते हैं तो चित्र अपने आप आ जाता है। आय में से उपभोग को माइनस करके बचत निकालेंगे, और केंज के अनुसार निवेश जो है वो स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस है, जो कि इस प्रकार का होता है, जो कि मैंने आपको पिछले चित्र में भी बताया था कि भाई केंज ने निवेश को इस प्रकार का बताया है, एक्स एक्सिस के समानांतर, और ये उपभोग है जो आय के शून्य होने पर भी होता है कुछ न कुछ, और जब आय बढ़ती है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, आय की तुलना में कम तेजी से ये बढ़ता है। तो इस प्रकार से केंज जो है बचत और निवेश दोनों को बराबर करके संतुलन का निर्धारण करता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये केंज की विचारधारा थी। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर बच्चों एक वीडियो हमारी और रह जाती है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केंज और परंपरावादियों में अंतर क्या है, और केंज का जो संतुलन है वो पूर्ण रोजगार के अंदर भी है, अल्प रोजगार में भी हो सकता है, अति पूर्ण रोजगार के अंदर भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।